नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नया केस शेयर करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं ओसीडी के एक नए केस को आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने 2 सप्ताह से खुद की सफाई नहीं की थी। मैं स्विच को ऑफ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं यही सोचने में लगी हुई थी कि उसे ऑन कब किया था। क्या मैंने कभी ऑन किया भी था? क्या मैं साइकोटिक हो गई हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? क्या पता मैं हमेशा से ऐसी ही थी, या मैं एक भयानक गंदी लड़की हूँ जो दूसरों का नुकसान कर सकती है। लगता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरे दोस्त, मेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। अखबारों में मेरे चर्चे होंगे, मेरे बारे में न्यूज़ चैनल पर डिबेट होगी और कुछ एक्सपर्ट मेरे किए गए गुनाहों का विश्लेषण करेंगे और मेरी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेगी। नॉर्मल क्या होता है मैं नहीं जानती, पर इससे तो कुछ बेहतर ही मैं होना चाहूँगी। मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा था, पर अपने डाउट की वजह से मैंने कभी खुद को मारने का प्रयास नहीं किया। मेरा मन मुझे जो जो मेरे बारे में बताता है उस जैसा होने के बजाय यह डाउट ही बेहतर है जो मुझे आत्महत्या करने से रोकता है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी और मैं कई बार अपने आप ही उल्टी कर रही थी। मैंने खुद को सजा दी, मैं यही डिजर्व करती हूँ, इसी के लायक हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कंपल्जन में खुद को कई बार नोचा। यह मेरी जिंदगी का वो समय था जब ओसीडी मुझ पर हावी हो चुका था। लेकिन यह भी बताना चाहूंगी कि यह वही समय था जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने ही वाली थी और मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सब ओसीडी के कोई लक्षण थे। मैं कोई चीज़ें अरेंज थोड़े ही कर रही थी और ना ही किसी स्टाइल में गिनतियां कर रही थी। बार बार हाथ तो धोती ही नहीं थी। यह सभी शब्द मैं खुद को कहती थी जब मैं अपनी हालत के लिए जवाब ढूंढ रही थी, पर मुझ में सही ज्ञान की कमी थी। वह समय था 16 मई 2018। मुझे वो तारीख याद है। उस दिन का मौसम का हाल, टीवी पे खबरें, मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था और मैंने उस दिन डिनर में क्या खाया था, मुझे वो सब याद है। वह सब मेरे मन में छप चुका है और मैं वह सब कभी नहीं भूलूंगी। जब मेरा रिलैप्स होता है तो मुझे हर बार बहुत डर लगता है कि कहीं मैं फिर से वैसी हालत में ना पहुंच जाऊं। यह सब होने से कुछ महीने पहले तक मैं दिन रात इंट्रूसिव थॉट्स से लड़ रही थी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे एक आदमी ने एक बच्चे के साथ बहुत बेरहमी की थी। उसमें जर्नलिस्ट ने बहुत बारीकी से जानकारी दी थी जिसे पढ़ के मैं रोई। मैं बिना रुके बस रोए ही जा रही थी। उन शब्दों को पढ़ के जो चित्र मेरे मन में बन रहे थे उन्हें देख के मैं डरती जा रही थी। मैं खुद से कहे जा रही थी, ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों अपने मन में यह सब सोच सोच कर खुद को दुख दे रही हो? अपने को यह सब सोचने से रोको। रुको, रुक जाओ थॉट्स, रुक जाओ। वो आदमी एक पिता और एक पति था। उसकी एक सामान्य सी जिंदगी थी और फिर भी उसने वो सब किया। वो यह सब करने में सक्षम कैसे हुआ? क्या मैं भी यह सब करने में समर्थ हूँ? जैसे वो एक आम आदमी होकर यह सब कर सकता है, क्या मैं भी एक दिन ऐसा कुछ कर जाऊंगी? अरे नहीं, रुको। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि मैं यह सब किसी दिन कर जाऊं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और इसी तरह मेरे अंदर का यह वार्तालाप ऐसे ही एक अंतहीन डिबेट करने लग गया। इस प्रकार मेरे ओसीडी की शुरुआत हो चुकी थी। मैं एक बार साइकाइट्री डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रही थी तो एक मरीज से मिली जिसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आते थे, जिसमें आवाज़ें उससे कहती थीं कि वह एक पीडोफाइल है। मैं सोचने लगी, हे भगवान, क्या मैं भी साइकोटिक हूँ? क्या मुझे भी हेलुसिनेशंस होती हैं? ये मेरे विचार हैं या कोई आवाज़ है? क्या मेरे ऐसे विचार भी कोई सीवियर बीमारी है? कुछ समझ में नहीं आया। वास्तविकता बहुत से विचारों से ढकी हुई थी और मैं खुद को खोते ही जा रही थी। मुझे याद है जब मैंने जिम जाना शुरू किया। मैं खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहती थी। मैं जानती थी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी हैं।
मेरे ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की वजह से मेरी नींद और डाइट बहुत ख़राब हो चुके थे, इसलिए इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज में ही था। मैंने आराम से अपने इंस्ट्रक्टर को सुना, जिन्होंने पहले दिन मुझे सारा प्लान समझाया और उन्होंने मुझे मेरे प्रयासों के लिए बधाई दी और जिम ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद दिया। पर ओसीडी कहाँ अकेला छोड़ सकता था मुझे, और मुझे वो विचार मन में आने लगे, क्या ये जानता है कि यह एक पीडोफाइल से बात कर रहा है? उसके बाद से मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाई, उसकी बातों पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे लगा जैसे उस जिम में हर कोई मुझे एक खतरे की तरह देख रहा है। मैं वहाँ से निकल आई। मैं अपनी कार में बैठी और मैं रोने लगी। मैं कांप रही थी, बेकाबू हो रही थी, परेशान थी और मन कर रहा था कि घर वापस लौटते समय अपनी कार को कहीं ज़ोर से दे मारूं। और देखते ही देखते मेरी हालत बहुत क्रोनिक हो गई, लक्षण बहुत सीवियर होने लगे। मैं कांप रही थी, तनाव में थी, टांगें हिला रही थी। कोई क्या कहता मैं सुन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी, एक असली लड़ाई। यह लड़ाई मेरे ओसीडी वाले इरेशनल माइंड और रैशनल माइंड के बीच थी। जो भी ओसीडी मुझे सोचने को कहता था, उसी के विपरीत मेरे मन का तार्किक, बुद्धिमान और शिष्टाचारी हिस्सा बहस करता था। ओसीडी इसी डिबेट पर जी रहा था। ओसीडी के पास हर चीज का जवाब था और मेरे पास अब लड़ने की ताकत खत्म होती जा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं अपने कमरे से निकलने को मना करने लगी। मैंने अपने लिए एक छोटा सा जेल बना लिया था। जब भी नींद आती तो ज़मीन पर सोती थी। मैं टीवी भी नहीं देख पा रही थी। ऐसा कोई भी शो जिसमें बच्चे दिखाए जाते थे, उनसे मैं दूर रहती थी। उस समय ट्विटर पर कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में चर्चा हो रही थी जिन्होंने बच्चों का शारीरिक शोषण किया था, तो मैं सोशल मीडिया से भी दूर रहने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पाती थी जिसमें बच्चों से संबंधित कुछ भी हो। यहाँ तक कि बच्चों वाले गाने सुनना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में ओसीडी एकदम से कहता था, यह मत देख, तू एक पीडोफाइल है। मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। और एक बार फिर मैं आत्महत्या के बारे में विचार करने लगी थी। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा कि वो मुझे नहीं पहचान पा रही हैं, क्योंकि मैं अब वो नहीं हूँ जिसे वो देखा करती थीं। हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसने मुझे डायज़ेपम और फ्लुओक्सेटिन को प्रिस्क्राइब किया और मुझे बोले कि मैं नासमझी कर रही हूँ और एक आर्टिकल को इतना सीरियसली ले रही हूँ। इतना सेंसिटिव मुझे नहीं होना चाहिए। इन सब शब्दों ने मेरी कोई मदद नहीं की और मेरी हालत बिगड़ती गई। हमने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन में कॉल किया, जहां किसी वॉलंटियर या काउंसलर ने बात की, जो पहले तो नहीं समझ पाई कि मुझे क्या कहना है। वो मेरी बातों से चिढ़ गई और हैरान होकर बोली कि तुम एक आर्टिकल की वजह से इतना परेशान हो गई हो। मेरी मम्मी ने कॉल पर फिर बात की और मुझे जल्दी से एक पास के हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ एक नर्स ने मेरा ब्लड प्रेशर मापा, जो कि बहुत तेज था। उसने फिर 2 बार मेरा बीपी मापा और जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि फ्लुओक्सेटिन ने मेरे लक्षणों को और भी वर्स कर दिया है और दवा को बदल के साइटैलोप्रेम दे दी और साथ ही डायज़ेपम की डोज को 2 गुना कर दिया। कोई नहीं जानता था कि मेरे को क्या हो रहा है। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वो सब अब होती जा रही हूँ जो कि ओसीडी मुझे कहता था कि मैं हूँ। मेरी डायग्नोसिस की तरफ यात्रा तब बदल गई जब मैंने बार बार गूगल किया अपने बारे में। मुझे तब पता चला इंट्रूसिव थॉट्स और ओसीडी के बारे में। मेरा दिमाग फट गया। हे भगवान, हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, यही तो मैं हूँ, यही हूँ मैं। मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं। अब मुझे यह जानकर चैन मिला। अपने डायग्नोसिस को खोजने की ये बहुत लंबी यात्रा थी और जितना मैं इसमें घुसकर देखने की कोशिश करती थी, उतना पाती थी कि ओसीडी तो हमेशा से मेरे साथ था। यह हमेशा मेरे अंदर था, जो कई रूपों में आता जाता रहता था। कभी कोई ऑब्सेशन तो कभी कोई कंपल्शन। मुझे याद आया कि बचपन में मुझे कई बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, क्योंकि मेरे पेट में कोई ना कोई समस्या हो जाती थी। यह थूकने की कंपल्शन की वजह से होता था। मैं ज़मीन पर थूकती थी जब भी मैं सांस अंदर लेती थी।
जी हाँ, हर एक बार। अगर मैं ज़मीन पर नहीं थूक पाती थी तो मैं अपने कपड़ों और बाजुओं पर थूकती थी, या कभी अपने पानी के गिलास में, तो कभी भोजन पर, कभी बालों में, कभी सिंक में, तो कभी टॉयलेट जाकर। आप बस नाम लो और मैंने वहां थूका होता था, घर की हर जगह पर। मेरा मन मुझे कहता था कि यह जीने मरने का सवाल है, क्योंकि हवा बहुत ही दूषित और जहरीली है। अगर मैंने सांस अंदर लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी और मर जाऊंगी, या मेरी माँ को मैं बीमार कर दूंगी और वह मर जाएंगी। हवा का एक स्वाद था और स्वरूप था जिसे मैं अपने मुंह में महसूस कर पाती थी, और मुझे उसे थूकना होता था। मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था इसकी वजह से। मुझे याद है बचपन का वह समय जब मुझे अपने कान और नाक में उंगली डालकर सोना होता था। मेरा रिचुअल था कि सोने से पहले मैं अपने बिस्तर और कमरे का हर इंच हिस्सा चेक करती थी। मेरा मन मुझे कहता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कीड़े मेरे अंदर घुस जाएंगे और मुझे मार देंगे। यह हर रात मैं किया करती थी। जी हाँ, हर रात। मुझे याद है कि एक बार एक मकड़ी सीढ़ियों में दिखाई दी थी, और इस वजह से मैं पूरी रात एक कुर्सी पर सोई जो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी, और उसे मैंने कमरे के बिल्कुल बीच में रखा था, जहां कोई कीड़ा, इंसेक्ट या मकड़ी मेरे तक ना पहुंच पाए। अजीब यह था कि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे बगीचे में मिट्टी से खेलना और कीड़े मकोड़े पकड़ना अच्छा लगता था, और मुझे कीड़ों का कोई फोबिया भी नहीं था। मुझे अपनी माँ को खोने वाले इंट्रूसिव थॉट्स हमेशा परेशान करते थे। मैं अक्सर उनके पास आकर रोती थी और प्रार्थना करती थी कि मुझे उन्हें नहीं खोना, और कहती थी कि जब भी वो दिन आएगा तो भगवान पहले मुझे अपने पास बुला ले। मैं अक्सर परमात्मा से माफ़ी मांगा करती थी अगर मैंने कोई बेईमानी की हो, कुछ गलत किया हो, या कोई बुरा विचार मन में लाए हों। बचपन में मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा थी और मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मैं 9 वर्ष की आयु तक बिस्तर गीला किया करती थी। पूरे बचपन और युवावस्था के दौरान मेरे मन में बहुत से मेटाफिजिकल ऑब्सेशंस रहे हैं। मैं अपने घर में लोगों को आने नहीं देती, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मेरे घर को बुरी ऊर्जा से गंदा ना कर दें। मैं काम के समय कुछ विशेष तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि मेरा मन मुझे कहता है कि वे गंदे हो जाएंगे, जिससे मेरे साथ बुरी चीज़ें होंगी। जैसे मेरे पास एक जूते का जोड़ा है जो मैं सिर्फ रविवार के दिन पहनती हूँ, और अगर किसी और दिन मैंने उन्हें पहन लिया तो मैं उन्हें फेंक दूंगी। मैं कुछ लोगों से रिश्ते नाते तोड़ देती हूँ जब मुझे इस बात का डर लगता है कि उनसे जुड़े रहने का मतलब है कि मेरी माँ के साथ कुछ बुरा होगा। मैं सोशल मीडिया पर अपने रिश्तेदारों की खबरें, फोटो जैसा कुछ भी शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा मन मुझे बताता है कि उन सबके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। किराने की दुकान में मैं वो चीज़ें कभी नहीं खरीदती जिसका मुझे लगता है कि अन्य लोगों ने उसे छुआ होगा और अपनी बुरी ऊर्जा उसमें डाल दी होगी। मुझे सबसे आखिर का या सबसे पीछे पड़े सामान को लेना होता है, या मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ। डिलीवरी करने वाला एक ही आदमी अगर इस चीज़ को पकड़ ले तो काफ़ी है। इतने सारे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से तो यह बेहतर ही है। यही कुछ ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स हैं जिन्हें मुझे रोज़ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना लिया करती हूँ। यूट्यूब से देखकर बहुत कुछ सीख लिया है। पुराने कपड़ों से भी नए कपड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त होना होता है कि मेरे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें अधिक लोगों के संपर्क में ना आई हों, क्योंकि उसमें बुरी ऊर्जा आ जाती है। मेरी पूरी दिनचर्या इसी डर के इर्द गिर्द चलती है। 2 साल पहले तक मैं बस सूप, दलिया, दाल और सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही जी रही थी। एक दिन डेंटिस्ट से वापस लौटते हुए मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने गई। सारा खाना गिर गया। मुझे लगा कि जो लड़कियां मेरे पीछे बैठी हैं वो अपशकुनी हैं। फिर जब वेटर ने मुझे उन्हीं लड़कियों के साथ बिठा दिया तब तो मेरी रोने वाली हालत हो गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं बस उन्हें सुन पा रही थी। सब गलत होता जा रहा था। हमारे ऑर्डर में गलत खाना आ गया था। हम बाहर बैठे थे और उस समय बहुत हवा चल रही थी। वेटर दोबारा खाना लेके आया और इस बार उसने सब खाना नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। वो लड़कियां उस पर हंसने लगीं। फिर तीसरा ऑर्डर आया।
पर मैं इतनी ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी कि मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, सब गलत हुए जा रहा है और लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमने अपना खाना पैक करवाया और वहाँ से निकल गए। मेरी सांस तो जैसे अटक गई। सत्यानाश, हो गई गड़बड़। देखा, मुझे पता था कि कुछ तो कांड होने वाला है आज। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। बस अब दोबारा नहीं, अब कभी नहीं करूँगी ये सब, कभी दोबारा अपनी डाइट को लेके ऐसा रिस्क नहीं लूँगी। मैं रोई, पैनिक जैसा महसूस हुआ बहुत। ओसीडी ने इसे कुछ ऐसे लिया, तुम्हारी सांस अटक जाएगी और तुम मर जाओगी और लोग तुम पर हंसेंगे जैसे वो लड़कियां तुम पर हंस रही थीं। और यह इंसिडेंट मेरे दिमाग में अटक गया, छप गया बिल्कुल। ओसीडी मुझे इस दिन के बारे में बार बार याद दिलाता रहा, बार बार, कई बार। जब भी मैं कहीं बाहर खाना खाने जाती थी, मैं अपने आप ही सहम जाती थी। मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा खाना होता था। कुल 147 बार चबाना होता था जब तक कि भोजन बिल्कुल पतला ना हो जाए। भोजन पूरा ठंडा हो जाया करता था जब तक कि मैं उसे पूरा करती थी। और एक मील खाने में मुझे 90 मिनट लगते थे। हर बार खाते समय मैं रोती थी और अपने आसपास किसी को मैं बता भी नहीं पाती थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। कहाँ मैं एक समय मौका ढूंढती थी कि घर से बाहर खाने को मिल जाए कुछ, और अब ऐसी हालत थी कि 3 साल तक मैंने दोस्तों और घर वालों के साथ बाहर कुछ नहीं खाया। मैं 12 घंटे की शिफ्ट्स में काम करती थी और बिना कुछ खाए यह टाइम निकाल देती थी। बस कुछ भी खाया नहीं जाता था। मुझे एक्सपोजर करना होता था। कुछ हल्के और सॉफ्ट से भोजन से शुरू करती थी और कई बार गले की बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लेती थी ताकि थोड़ा आश्वासन मिल सके। मैं घर पे तो सॉलिड भोजन कर लेती थी, पर गाड़ी में या कहीं बाहर कुछ लिक्विड फूड ही लेती थी। आज मैं यह पाती हूँ कि मेरी बीमारी के इस स्वरूप से तो मैं अब मुक्त हो चुकी हूँ। आज भी मैं कुछ तरह के सॉलिड भोजन से तो दूर रहती ही हूँ और बहुत भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट्स में खाने से भी दूर रहती हूँ। पर अब मैं अपने बॉयफ्रेंड, दोस्तों, घर वालों और कलीग्स के साथ भोजन का आनंद ले पाती हूँ। चाहे घर पर या बाहर, मैं आज भी धीरे धीरे ही भोजन करती हूँ, पर मेरे आसपास के लोगों का बहुत अच्छा मजाकिया स्वभाव है जो मुझे जल्दी जल्दी भोजन करवा देते हैं। डायग्नोसिस की मेरी यात्रा बहुत विचित्र रही है। मैंने खुद ही को डायग्नोस किया था और मैंने ओसीडी की किताबों और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद से ही रिकवर किया है। दवाओं में भी कुछ बदलाव हुए हैं, पर सीबीटी की किताबों ने बहुत मदद की है। मैंने पहले तो कई बार अपने फिजिशियन डॉक्टर को एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों के लिए दिखाया और वे कभी भी मेरे ओसीडी को नहीं पहचान पाए। और 4 अलग अलग डॉक्टरों में से सिर्फ एक ने ही मेरे व्यवहार में ओसीडी ट्रेट्स की पहचान की। चौथे ने सीधे तौर पे कह दिया कि अगर सही इलाज चाहिए तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा ताकि सही डायग्नोसिस मिल सके। और फिर ऐसा ही हुआ। पूरी जिंदगी ओसीडी से जूझते हुए मुझे कुछ अन्य बीमारियों के डायग्नोसिस भी मिले, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर और पीटीएसडी। मैंने एक बार तो इनके लिए काउंसलिंग ली और 2 बार साइकोथेरेपी ली, पर ये सभी उपचार विफल हुए। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो पाती हूँ कि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उस समय अपने विचारों को किसी के साथ साझा करना ही नहीं चाहती थी। बस साइकाइट्रिस्ट कहते थे तो मैं दिखा देती थी थेरेपिस्ट को, पर मेरा बहुत यकीन नहीं था किसी पर भी। मुझे लगता था मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं सब कुछ खो दूंगी, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे और हमेशा के लिए बंद कर देंगे। भले ही मैं खुद एक डॉक्टर हूं, पर फिर भी ये डर मुझ में रहे हैं। मैं जानती थी कि मेरे विचार बहुत इरेशनल हैं, पर मैं इनके बारे में बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि इनके बारे में बात करने से ये सच लगेंगे और फिर ये मेरी पहचान से जुड़ जाएंगे। मेरे मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर इन्हें देखा जाएगा और मेरे बारे में सबकी सोच बदल जाएगी। जो भी मैं हूँ, ओसीडी उसकी बिल्कुल एक उल्टी तस्वीर पेश करेगा और मेरे लिए सब बुरा होने लगेगा। साइकोथेरेपी की मदद से मैंने अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करना सीखा। यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। थेरेपिस्ट नहीं जानते थे कि मैं जिस भी अपने रैशनल बिलीफ से खुद को चुनौती देती थी, ओसीडी को यह सब पसंद आता था और वह उन सब लॉजिकल थॉट्स को ढाल बनाकर तेजी पकड़ लेता था। मुझे साइकाइट्रिस्ट से डायग्नोसिस मिलने के बाद ही मेरी दवाओं का सही रिव्यू हो पाता है और इससे जिंदगी में अब आनंद आने लगा है।
मुझे बहुत अच्छी दवाएं मिल रही हैं और जो भी दवाओं से होने वाले लक्षण हैं वे भी मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। अभी मैं थेरेपी में प्रोग्रेस कर रही हूँ और जो भी ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स हैं उन्हें टारगेट करके दूर भगा रही हूँ। जब भी मुझे कुछ तनाव होता है या कोई भी घटना से ट्रिगर मिलता है तो मुझे रिलैप्स हो जाता है और तब ओसीडी हावी होकर फिर से शैतानी रूप ले लेता है। कभी कभी वो जीत जाता है और ऑब्सेशंस मेरे मन में बहुत शोर करने लगती हैं और काफ़ी लड़ाई के बाद ही शांत हो पाती हैं। मैं आज भी इंट्रूसिव थॉट्स के साथ जीती हूँ और ऑब्सेशंस की कई सारी थीम्स के साथ संघर्ष करती हूँ। असहनीय को सहन करने की क्षमता मुझ में थोड़ी कम है, पर मैं इस बात पर बहुत ज़ोर दे के कहूँगी कि दवाओं ने, थेरेपी ने, किताबों ने और अपने परिवार एवं मित्रों से ओसीडी के बारे में संवाद करके ही मुझे सबसे अधिक सहायता मिली है। शुरू में जितना मैं डरती थी, आज उतना ही खुल के ओसीडी के बारे में बात कर पाती हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देने लगी हूँ, जैसे पेंट करना, बेकिंग करना, साइकिलिंग और कढ़ाई बुनाई जैसे काम जिनसे मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाती हूँ और इनसे खुद को उत्तेजना भी देती हूँ। यह सब मेरे लिए अच्छा है। यह भी मैं बता दूं कि एक समय था जब मेरी कला ही मेरी कंपल्जन बन गई थी, जिसमें मैं अपनी ऑब्सेशन को ड्रॉ कर लेती थी ताकि मैं उसे फिर धिक्कार सकूं, पर होता इसका उल्टा था क्योंकि इससे मेरी ऑब्सेशन और भी अधिक मैग्नीफाई हो जाती थी, क्योंकि ड्रॉ करके मुझे और नए विचार आने लगते थे। मजाकिया मिजाज बहुत बढ़िया काम करता है, जिसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। मैंने ओसीडी के कुछ लक्षणों पर जोक करना सीख लिया है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे बॉयफ्रेंड के केक का टुकड़ा अगर मैं खा लूं तो वो कहता, अरे अरे मत लो, गले में अटक जाएगा, सांस रुक जाएगी। ऐसा मजाक मुझे मदद देता है कि मैं अपने ओसीडी के भय को आसानी से हैंडल कर पाऊं। मैं गाना गाने लगती, मेरी सांस रुकेगी तो मैं मर जाऊंगी और इस पर सब हंसेंगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम केक का स्वाद तो मिला। और ऐसे ही मन के कुछ डर मैं गुनगुनाकर एक्सप्रेस करती हूँ, जिससे मैं खुद को भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से रोक पाती हूँ और डर की बजाय एक बेहतर तरीके से अपने विचारों का सामना कर पाती हूँ। सांस रुक जाने के डर को मैंने ऐसे ही डील किया है, जिस वजह से अब मैं सबके साथ बाहर जाकर भोजन कर पाती हूँ। अभी मैं फिर से एक बुरे फेज में हूँ और हाल ही में मेरी दवाएं बदली गई हैं, लेकिन मेरे पास अब अपने तनाव को निकालने के बेहतर अवसर हैं और अच्छी कोपिंग स्किल्स की मदद से मैं एक सुरक्षित अवस्था में हूँ। मेरे पास अच्छा खासा सोशल सपोर्ट भी है, जिससे मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। यह सभी साधन आवश्यक होते हैं। आज भी डर लगता है कि ना जाने और कौन सा भयानक रूप ले ले मेरा ये ओसीडी, और मैं काफ़ी संयम के साथ इस सच को स्वीकार कर चुकी हूँ कि यह अब एक जीवन भर की यात्रा रहेगी। ओसीडी हमेशा कुछ ना कुछ नया नज़ारा दिखाता रहेगा, जिससे मुझे जूझने के लिए तैयार रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। और इन सब चुनौतियों के लिए मैं तैयार हूँ। आ जाए जिस भी रूप में आना है इसे, मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। यह स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस स्टोरी की मदद से आपको ओसीडी के बारे में कुछ इंसाइट्स मिली होंगी और यह स्टोरी आपको किसी न किसी तरह से फ़ायदा देगी। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।